हेलो वेलकम इन ए के स्टडी प्लस। तो आज इस वीडियो में हम मैथ्स क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 1 है इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। देखो जो एक्सरसाइज है ये बेस्ड है ऑन टाइप्स ऑफ फंक्शन, मतलब कि वन फंक्शन क्या होता है, मैनी वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, ये सभी कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, तभी आप इस एक्सरसाइज को समझ पाओगे या सॉल्व कर पाओगे। और ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे, ठीक है। तो आप वहाँ से पहले पिछली वीडियो देख लेना। अगर आपको पिछली वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता या फिर इन कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ नहीं पता तो आप पहले पिछली वीडियो देख लेना, फिर आपको ये सारी जो भी एक्सरसाइज है समझ में आ जाएगी। हालांकि फिर भी मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ वन मैनी वन ऑन टू क्या होता है, बट अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप पिछली वीडियो जरूर देखना, ठीक है। देखो पिछली वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई जो वन फंक्शन होता है जिसे हम इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर फंक्शन किसी सेट एक्स से वाई में डिफाइंड है तो x के जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है ना, उनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए y में, तभी वो वन फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। मतलब मान लो कि जैसे 1 की इमेज अगर a आ गई तो किसी और एलिमेंट की इमेज अब a नहीं हो सकती अगर फंक्शन को वन होना है तो, ठीक है। ऐसी 2 की जो इमेज होगी b, अब वो किसी और की इमेज नहीं हो सकती। मतलब हर एक एलिमेंट की इमेज अगर अलग अलग है तो उसे बोला जाता है वन। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो फंक्शन होता है यहाँ पर, ठीक है, जो डोमेन वाला सेट है, यहाँ का हर एक एलिमेंट मान लो अगर एक तीर चलाता है तो वो अलग अलग लोगों को जाके लगना चाहिए। मतलब किसी भी एक से ज़्यादा लोग यानी 2 लोग 3 लोग, एक से ज़्यादा लोगों का निशाना एक ही नहीं हो सकता, सबको अलग अलग टारगेट लगाना पड़ेगा, तभी इसको हम वन बोलेंगे, ठीक है। और मैनी वन क्या होता है? मैनी वन का मतलब है कि अगर एक से ज़्यादा लोगों का सेम टारगेट है, मतलब डोमेन में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं उनकी अगर सेम इमेज है तो इसको हम बोलते हैं मैनी वन फंक्शन, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज डिफाइंड टू बी वन और इंजेक्टिव इफ इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। मतलब कि जो ये x वाला सेट है इसके अलग अलग एलिमेंट की यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेजेस अगर डिस्टिंक्ट हैं तो हम वन बोलेंगे, अदरवाइज इसको हम मैनी वन बोलेंगे, ठीक है। अब ये तो ठीक है, ये तो थ्योरेटिकल चीज़ आपको समझ में आ गई, बट इसको हम मैथमेटिकली जब लिखते हैं, जब हम इसको मैथमेटिकली लिखते हैं तो इसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि जितने भी एलिमेंट इस सेट x में हैं, मान लो अगर x1 x2 कोई भी 2 एलिमेंट हम उठाएं और उनकी इमेजेस अगर हमें बराबर नज़र आ जाएं तो ये इम्प्लाई करना चाहिए कि जो ये एलिमेंट है ना असलियत में अलग अलग नहीं थे बल्कि ये सेम ही थे, तभी ये वन होगा। लेकिन अगर ये सेम नहीं होंगे यानी कि अदरवाइज केस आ जाएगा तो इसको मैनी वन बोलेंगे। अब ये चीज़ बच्चों के समझ में नहीं आती है कई बार, तो इसको समझो कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं। ये देखो, अगर मैं आपको ये वाला एरो डायग्राम दिखाऊं तो इसको आप देखते ही बोल दोगे कि ये मैनी वन है। क्यों? क्योंकि 1 की इमेज बी आई है और 2 की इमेज भी बी ही आ गई, तो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी सेम इमेज आ गई तो इसको आपने मैनी वन बोल दिया। लेकिन क्या हो कि अगर मैं यहाँ पे 1 और 2 ना दिखाऊं आपको, बल्कि इसकी जगह x1 लिख दूं और 2 की जगह x2 लिख दूं, अब जैसे ही आपको ये दिखेगा और आप मैनी वन बोल दोगे तो हो सकता है कि आप गलत भी हो सकता है आप सही भी हो। वो डिपेंड करेगा कि x1 और x2 की वैल्यू सेम है या डिफरेंट है। कहने का मतलब है कि 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं होते हैं, तो ये दोनों तो पक्का है कि डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम आई तो यहाँ पे हम मैनी वन बोल रहे हैं। लेकिन जब हम इसको x1 और इसको x2 लिखेंगे, अब क्योंकि आपको x1 की वैल्यू नहीं पता, x2 की वैल्यू नहीं पता, तो आप कैसे कह दोगे कि x1 और x2 दो अलग अलग चीज़ें हैं? हो सकता है कि x1 और x2 दोनों ही मान लो सेम वैल्यू रखते हो, मान लो दोनों की वैल्यू 5 हो, है ना। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ भी आपने 5 लिख दिया, यहाँ भी 5 लिख दिया, है ना। तो 5 और 5 तो सेम ही एलिमेंट हुआ, मतलब आपने गलती से एक ही एलिमेंट 2 बार लिख दिया है उस केस में, जबकि है तो वो सेम ही, है ना। इसीलिए जब यहाँ पे कोई वेरिएबल होगा जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता तो हम पहले चेक करते हैं कि ये वेरिएबल x1 और x2 कहीं एक ही चीज़ तो नहीं थी, बराबर तो नहीं था। अगर वो बराबर था तो फिर झंझट ही खत्म ना। तो जब बराबर था वो तो वन ही वाला केस हो जाएगा, क्योंकि हमें लग रहा था कि ये दो अलग अलग चीज़ें पर बराबर आ गई तो मतलब वो सेम एलिमेंट की इमेज है, तो मतलब सेम है। हाँ, अगर इक्वल नहीं आएगा तब वो मैनी वन होगा। समझ में आ गया? इसीलिए इस चीज़ को यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है। ये सब चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए अब शुरुआत करते हैं डेफिनेशन 6, ठीक है। मतलब कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन की सिंपल सी डेफिनेशन है
कि अगर मान लो आपका फंक्शन x टू y गया है, फंक्शन कहाँ है x टू y, यानी कोडोमेन वाला जो सेट है वो सेट y है। अगर कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट आते हैं सब किसी ना किसी की इमेज है, तो हम बोलेंगे कि ये ऑन टू फंक्शन है। मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए जिसको तीर आके ना लगाओ। सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ पे a है, b है, c है। जो a है वो 1 की भी इमेज है, 2 की भी इमेज है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये देखो इसकी इमेज है, ये इसकी इमेज है। मतलब क्या कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं सेट y में, वो किसी ना किसी एलिमेंट x की इमेज है जो सेट x से आ रहा है। समझ में आ गई बात? क्लियर है इतना? ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि भाई कोई भी फंक्शन जो x टू y में डिफाइंड है उसको ऑन टू कहा जाएगा। ऑन टू को हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं, याद रखना। अगर एवरी एलिमेंट ऑफ y यानी सेट y की बात की गई है इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x, इस सेट x की बात की जा रही है ना। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, फॉर एवरी y, स्मॉल y का मतलब है y के एलिमेंट है ना, और कैपिटल Y का मतलब है सेट y। ठीक है, ये जो कैपिटल Y है मतलब इस सेट की बात की जा रही है, और जो स्मॉल y है वो डिनोट करता है इसके एलिमेंट को। जैसे स्मॉल y1 a है, स्मॉल y2 b है, स्मॉल y3 इस तरह से। तो जितने भी एलिमेंट हैं इस सेट y के यानी कोडोमेन वाले सेट के, ठीक है ना, उनके लिए कोई ऐसा x एग्जिस्ट करना चाहिए इस सेट में, पिछले वाले सेट में, कि f ऑफ x y आता हो, यानी कि y इस x की इमेज हो। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई फंक्शन अगर ऑन टू है और 1 1 दोनों है, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, ठीक है, ये 1 1 भी है और यहाँ पे कोई एलिमेंट छूट नहीं रहा, मतलब ऑन टू भी है। तो मतलब फंक्शन अगर ऑन टू और 1 1 दोनों होगा तो इसको हम बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर हो गई बात? और एक बात और याद रखना कि जितने भी एलिमेंट यहाँ पे हैं सबको आके तीर लगाया, मतलब अगर हम रेंज निकालें, ठीक है, तो रेंज में वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो कोडोमेन के पास थे। मतलब कि ऑन टू फंक्शन के लिए, फंक्शन अगर ऑन टू है तो जो रेंज होती है वो सेट वाई यानी कोडोमेन के बराबर होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। अब इनको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे सीख लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर क्लास 12th मैथ्स आप बिल्कुल बेसिक से एडवांस सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ये जो कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स है क्लास 12th मैथ्स के लिए, इसको ले सकते हैं। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा एक स्टडी ऐप प्ले स्टोर से। ठीक है, ये किन बच्चों के लिए? उन सभी बच्चों के लिए जो या तो सीबीएसई बोर्ड में या किसी और बोर्ड में है जहाँ पे एनसीईआरटी फॉलो होती है। ठीक है, एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इस कोर्स में मैंने आपको बताए हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ बोर्ड के एग्जाम्स की टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी अगर आप इस कोर्स को लेते हो। तो आप किसी भी बोर्ड में हो, अगर वहाँ पे एनसीईआरटी फॉलो होती है, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ाए गए हैं वो फॉलो होते हैं, तो ठीक है, बोर्ड्स में आप अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, आप इसको ज़रा ध्यान से समझना। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें क्या बोला गया है, शो दैट फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू। मतलब जो ये फंक्शन दिया गया है यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड है, इसको हमें प्रूव करना है या शो करना है कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। जहाँ पे जो आर स्टार है ना, ये इस आर स्टार का मतलब है ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो इसी चीज़ को हम अच्छे से लिखना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि आर स्टार का मतलब है भाई जो भी रियल नंबर्स है उसमें से जीरो हटा दो, है ना, तो नॉन जीरो रियल नंबर्स बच जाएंगे। इतना तो हमसे पहले पूछा गया है। उसके बाद कह रहा है कि क्या रिजल्ट ट्रू रहेगा अगर डोमेन वाला सेट जो है उसको हम रिप्लेस कर दें सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, और जो कोडोमेन है उसको सेम टू सेम रहने दें। तो चलिए अभी इसकी बात हम बाद में करेंगे कि भाई रिप्लेस करने पे क्या होगा, ये हम बाद में देखेंगे। पहले इतना देखते हैं। देखो अपना फंक्शन आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड है। आर स्टार का मतलब है कि भाई सारे रियल नंबर्स जीरो को छोड़ के, और जो फंक्शन है वो है 1/x। एफ ऑफ एक्स क्या है, 1/x। तो मैंने अभी आपको क्या बोला, मैंने कहा कि अगर यहाँ पे मान लो x1 है और यहाँ पे x2 है, ठीक है, और मान लो इनकी इमेज अगर सेम आ गई, 1 1 कैसे चेक करते हैं, एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 दोनों की इमेज अगर सेम आ गई तो हम देखेंगे कि कहीं ये एक ही एलिमेंट तो नहीं थे, यानी बराबर चीज़ें होंगी तो एक ही एलिमेंट है, तो ये 1 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मतलब क्या है कि हमारा जो तरीका रहता है कि हम चेक कैसे कर पाएंगे 1 1 फंक्शन, उसके लिए मान लेते हैं x1 x2 बिलोंग टू आर स्टार। अब क्योंकि यहाँ भी आर स्टार है यहाँ भी आर स्टार है तो कंफ्यूज मत होना, जो x होता है वो इस डोमेन वाले सेट से आता है
है ना, किसी किसी क्वेश्चन में दोनों सेट अलग रहेंगे तो वहाँ गलती हो सकती है आपसे, इसलिए याद रखना जो x लेते हैं हम इस डोमेन वाले सेट से लेते हैं, क्योंकि डोमेन वाला सेट भी आर स्टार है तो इसलिए आर स्टार लिखा है। मैंने कहा कि भाई मान लेते हैं x1 x2 आर स्टार से हैं, ठीक है, और ठीक है ऐसे में इनकी इमेज बराबर आ गई। अब अगर मुझे दिख रहा है कि दो एलिमेंट की इमेज बराबर आ गई तो ये मैनी वन होना चाहिए, लेकिन क्या पता ये एलिमेंट सेम ही हो x1 और x2, तो मैं चेक करूंगा कि क्या x1 x2 सेम तो नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सी जो डेफिनेशन है उसको फॉलो करेंगे। देखो f के अंदर x पुट करते हो तो ये क्या रिटर्न करता है 1/x, यानी कि अगर f के अंदर x1 पुट करोगे तो ये क्या रिटर्न करेगा 1/x1, तो इसीलिए f ऑफ x1 हो जाएगा 1/x1, और इसी तरह से f ऑफ x2 हो जाएगा 1/x2, ठीक है। अब देखो यार 1/x1 1/x2 के बराबर है तो इसको उल्टा करोगे x1/1 यानी कि x1 और ये x2 हो जाएगा, ये दोनों बराबर आ गए। तो मुझे दिख रहा है कि यार जब कभी भी ये दोनों इमेजेस बराबर हैं तो असलियत में वो एलिमेंट सेम ही आ जा रहे हैं, यानी कि अलग अलग एलिमेंट है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये 1 1 फंक्शन होगा, 1 1 की डेफिनेशन ही यही है। तो ये 1 1 तो हो गया। ऑन टू कैसे चेक करेंगे उसकी बात करते हैं, लेट्स चेक फॉर ऑन टू, ठीक है, यानी कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू के लिए क्या करना होता है आपको, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान सा तरीका है। तरीका ये है जनाब कि जो एफ ऑफ एक्स आपको दिया पहले आप उतार लो, फिर ये जो एफ ऑफ एक्स है इसको वाई लिख दो। आप जानते ही होगे ना कि वाई को ही तो एफ ऑफ एक्स बोलते हैं, ये कोई नई बात थोड़ी है, तो आपने क्लास 11th में पढ़ा है। एफ ऑफ एक्स का मतलब ही होता है वाई, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स को वाई से रिप्लेस कर दिया, बाकी चीजें सेम टू सेम लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे आप, ठीक है, यहीं से अंदाजा ला सकते हो तो ठीक है, नहीं तो एक स्टेप और करो, x इन टर्म्स ऑफ y लिख दो, मतलब यहाँ पे एक तरफ x बचना चाहिए बाकी सब दूसरी तरफ, है ना। तो अगर y बराबर 1/x है तो x को दिलाओगे, y को डिवाइड में ले जाओगे तो x बराबर 1/y हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको ऑन टू की डेफिनेशन याद करनी है। ऑन टू की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई सेट x है और यहाँ पे कोई सेट y है और अपना फंक्शन फ्रॉम x टू y डिफाइंड है, तो यहाँ पे y के पास जितने भी एलिमेंट हैं सब किसी ना किसी x की इमेज होने चाहिए, सब किसी ना किसी x की इमेज होने चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए, तो ये ऑन टू हो जाएगा। यही सिखाया ना मैंने आपको, मतलब मुझे बस ये चेक करना है कि जितने भी एलिमेंट y इस सेट को बिलोंग करते हैं वो सभी ना सभी इन एलिमेंट्स की इमेज हैं, ठीक है। अगर इमेज हैं सबकी, सबके सब किसी ना किसी की, तो वो ऑन टू होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कैसे चेक करोगे आप इसको, ध्यान से देखो। यहाँ पे मैं इसको इस तरह से चेक कर सकता हूँ कि क्या y जो है वो है क्या, पहले तो ये चेक करूंगा मैं। तो मुझे पता है कि y एक रियल नंबर है, कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, आर स्टार टू आर स्टार, यहीं तक डिफाइंड है ना। तो यहाँ से y आएगा, यहाँ से कौन आएगा y, और यहाँ से x आएगा। तो मैं बोलूँगा कि भाई फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर स्टार, और ये आर स्टार मतलब कोडोमेन वाला आर स्टार, है ना। आप चाहो तो चाहो यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई ये हम कोडोमेन की बात कर रहे हैं। कोडोमेन में से जितने भी y मैं लूँगा और वो y यहाँ पे पुट करूँगा, तो एक बात बता मुझे, 1/y, और y क्या है, कोई नॉन जीरो रियल नंबर। तो यार 1 को डिवाइड करोगे किसी नॉन जीरो रियल नंबर से तो आंसर अगेन एक रियल नंबर आएगा नॉन जीरो, और जो कि किसके बराबर होगा, x के। तो मतलब x भी क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर। कभी क्या ऐसा हो रहा है कि आप y को नॉन जीरो रियल नंबर पुट करो और आपको x अनडिफाइंड वगैरह मिले या कुछ ना मिले, या फिर इस रेंज से कुछ बाहर मिल जाए, नहीं। जब भी आप y को यहाँ से पुट करोगे जो इसको बिलोंग करता होगा, तो 1/y जो आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा जीरो के अलावा, और 1/y किसके बराबर है, x के बराबर है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि x हमेशा कोई ना कोई एग्जिस्ट करता होगा जो यहाँ बिलोंग करेगा, है ना। फिर से समझो जिसको समझ में नहीं आया, मैंने कहा कि भाई जो कोडोमेन वाला सेट है इसमें से कोई भी y उठा लो जो इसको बिलोंग करता है, तो 1/y जो कि x के बराबर है, तो 1/y भी आर स्टार को बिलोंग करेगा, यानी कि यहाँ पे बिलोंग करेगा x, यानी कि यहाँ से जितने भी y हैं उनके लिए कोई ना कोई x यहाँ पे बैठा हुआ है ना। तो हम बोल सकते हैं सो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू दिस सेट देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू दिस सेट, इसका मतलब फंक्शन है ऑन टू। समझ में आ गई बात। अब क्योंकि जो फंक्शन है वो पहले 1 1 प्रूफ हो चुका है और फिर ऑन टू भी प्रूफ हो चुका है, तो मतलब 1 1 ऑन टू दोनों है, तो हम फाइनली बोल सकते हैं फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, या फिर बाइजेक्टिव भी कह सकते हो। समझ में आ गया यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद इन्होंने एक और चीज़ कही थी, ठीक है ना, इसके बाद इन्होंने एक और चीज़ कही थी, वो क्या कही थी
कि क्या रिजल्ट ट्रू रहता है, मतलब जैसा पहले था वैसा अभी भी रहता है अगर डोमेन आर स्टार को रिप्लेस कर दिया जाए एन से और कोडोमेन को सेम टू सेम रहने दिया जाए। तो चलो चेक कर लेते हैं। मैंने कहा अगर डोमेन को रिप्लेस कर दिया गया इससे, तो डोमेन वाला सेट जो यहाँ पे पहले आर स्टार था, ठीक है, तो आर स्टार की जगह नेचुरल नंबर का सेट आ गया, कोडोमेन वाला सेट सेम है। तो चेक करते हैं फॉर 1 1, ठीक है। तो 1 1 के लिए कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखना फिर से। x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मैंने क्या कहा, x हमेशा इस डोमेन वाले सेट से आएगा, ठीक है। अब 1 1 चेक करने के लिए हमारे पास एक ही जरिया है कि भाई f ऑफ x1 f ऑफ x2 अगर बराबर हैं तो चेक करेंगे कि क्या x1 x2 बराबर हैं या नहीं है। तो यार f ऑफ x1 क्या हो जाएगा 1/x1, अभी हमने देखा था, क्योंकि अपना f ऑफ x क्या है 1/x, तो x1 डालोगे यहाँ x1 आ जाएगा, x2 डालोगे यहाँ x2 आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू ये आ गई और इसकी वैल्यू ये आ गई, तो इसका मतलब x1 x2 बराबर है, तो फंक्शन तो 1 1 है, तो मतलब 1 1 तो अभी भी है। बट चेक करते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए मैंने आपको क्या बोला कि जो अपना f ऑफ x है उसमें f ऑफ x को रिप्लेस करो पहले y से, क्योंकि y बराबर होता है f ऑफ x, तो f ऑफ x की जगह y लिख सकते हैं, ठीक है। और ये बराबर हो गया 1/x के, ठीक है। x इधर आएगा, y डिवाइड में जाएगा, तो x बराबर आ गया 1/y, ठीक है। अब मुझे बताओ y कहाँ से आ रहा है, y देखो आ रहा है रियल नंबर से, ठीक है। क्यों, क्योंकि डोमेन सिर्फ नेचुरल बना है, कोडोमेन तो रियल ही है, ठीक है। तो कोडोमेन से ही तो y आता है, लेकिन x आना चाहिए नेचुरल से। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे मैं कोई भी रियल नंबर रखूँगा तो क्या 1/y हमेशा नेचुरल आएगा, क्योंकि x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। तो आप चाहो तो कोई एग्जाम्पल दे दो, नहीं वाले केस में अगर किसी चीज़ को नो बोलना है तो एक एग्जाम्पल भी काफ़ी होता है। तो मैंने कहा चलो यार, मैंने y को 2 लिया। अब y जो 2 है, क्योंकि जो फंक्शन है वो, ठीक है, नेचुरल नंबर टू आर स्टार में डिफाइंड है, तो 2 देखो, यानी कि जो y है वो यहाँ बिलोंग करता है। लेकिन अगर मैं y की जगह 2 रखूँगा तो ये 1/2 आएगा, जो कि x की वैल्यू होगी। तो क्या 1/2 इसको बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। तो मैं सीधी सी बात बोलूँगा कि यार y बराबर 2 जो कि यहाँ पे बिलोंग कर रहा था, उसके लिए जो x आ रहा है वो 1/2 आना चाहिए, है ना भाई। y तभी वहाँ पे किसी की इमेज बन पाएगा जब x 1/2 बैठा हुआ हो, लेकिन नेचुरल नंबर जो हैं उनके पास तो 1/2 है ही नहीं, यानी कि ये वाला x नहीं है, x की वैल्यू 1/2 जैसा कोई x नहीं है भाई डोमेन के पास, ठीक है। और जो कोडोमेन है उसके पास 2 है, तो मतलब ये जो कोडोमेन में 2 है y की जगह, ये किसी की इमेज नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसके लिए x चाहिए था 1/2 जो कि मौजूद ही नहीं है नेचुरल नंबर में। तो हम कह सकते हैं देयर इज नो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के पास ऐसा कोई x नहीं है जिसके लिए y की वैल्यू 2 आ सकती है। इसके अकॉर्डिंग कोई भी नेचुरल नंबर आप यहाँ पे, कोई भी मतलब नेचुरल नंबर आप यहाँ पे ढूंढ नहीं पाओगे, ठीक है, कि 1 डिवाइड बाई वाई करके कितना आ जाए 2 आ जाए। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे फंक्शन ऑन टू नहीं है, फंक्शन ऑन टू नहीं है। या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर y की जगह 2 रखे तो 1/2 आता है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, ऐसे भी समझ लो, ठीक है। तो हम फाइनली क्या बोलेंगे, हम फाइनली बोलेंगे फंक्शन 1 1 तो है इस केस में, लेकिन इस केस में ऑन टू नहीं है, फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो रिजल्ट सेम नहीं रहा ना, पिछली बार तो क्या था 1 1 ऑन टू दोनों था, इस बार नहीं है, इस बार 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। क्वेश्चन पूछा था क्या रिजल्ट सेम रहेगा, हम बोलेंगे नो, रिजल्ट विल नॉट बी सेम। आगे बात समझ में, चलो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसके 1 से लेके टोटल 5 पार्ट हैं, ठीक है। और पांचों में हमें चेक करना है इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी का मतलब है कि फंक्शन 1 1 है या नहीं, और सर्जेक्टिविटी का मतलब है कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं। चलिए तो एक एक करके बात करते हैं। पहला केस उठाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसका पहला केस है, इसमें एक फंक्शन है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर में डिफाइंड है, और एफ एक्स इसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है मैंने वो लिख दिया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है ये लिख दिया, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। तो चेक करते हैं इंजेक्टिविटी के लिए, यानी कि फंक्शन 1 1 है या नहीं। तो उसके लिए मैंने आपको सिंपली बोला कि यहाँ पे, ठीक है ना, फॉर ऑल लिख सकते हो चाहो तो आप, लेट फॉर ऑल, ठीक है, लेट फॉर ऑल, इसको वाइट से लिखता हूँ, लेट फॉर ऑल x1 x2 जो कि बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर से, ठीक है, जहाँ पे इनकी इमेजेस बराबर आ जाए। तो अब यहाँ से देखो एफ ऑफ x1 क्या आएगा,
x पुट करते हो तो x का स्क्वायर देता है, यानी कि जो भी पुट करोगे उसका स्क्वायर आएगा। तो x1 पुट करोगे तो x1 का स्क्वायर आएगा, यानी कि f ऑफ x1 हो जाएगा x1 स्क्वायर और f ऑफ x2 हो जाएगा x2 स्क्वायर। अब आपको पता है अगर x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर के दोनों तरफ अंडर रूट लोगे तो प्लस माइनस लगाना होता है, यानी कि x1 बराबर होगा प्लस माइनस x2 के। लेकिन खास बात यह है कि x1 और x2 तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं भाई, डोमेन वाले सेट से आएगा ना x, और नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो माइनस वाला केस तो हट जाएगा। माइनस वाला केस हटा दोगे तो x1 बराबर x2 ही तो बचेगा सिर्फ। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं x1 x2 नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, हैंस कैन नॉट बी नेगेटिव। अब ये नेगेटिव नहीं होंगे तो नेगेटिव वाला केस हट गया और x1 बराबर आ गया x2 के। डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर यहाँ से ये चीज़ इंप्लाई हो जाए तो फंक्शन जो होता है वो इंजेक्टिव यानी कि 1 1 होता है। तो मतलब इस केस में फंक्शन 1 1 है। ठीक है, तो आप चेक करते हैं फॉर सर्जेक्टिविटी, यानी कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू के लिए मैंने क्या बोला, जो भी एफ ऑफ एक्स है पहले लिखो, एफ ऑफ एक्स इस क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर है। फिर एफ ऑफ एक्स को किससे रिप्लेस कर देते हैं, वाई से, तो वाई बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब याद करो कि मैंने आपको क्या बताया कि अगर फंक्शन किसी एक सेट से किसी दूसरे सेट में डिफाइंड है तो को डोमेन वाले सेट में जितने एलिमेंट हैं सब किसी ना किसी एक्स की इमेज होने चाहिए, तभी वो ऑन टू होगा। अब इस केस में क्या हो रहा है कि एक्स का स्क्वायर करने के बाद वाई मिल रहा है ना, और एक्स क्या है जरा ध्यान से देखो, एक्स यहाँ पे नेचुरल नंबर से आ रहा है, वाई भी नेचुरल नंबर से आ रहा है ना, यानी कि जो अपना फंक्शन है, ठीक है, जो अपना फंक्शन है मैं इसको इससे दिखाता हूँ। ठीक है, एक सेट ये दूसरा सेट, ठीक, अपना जो फंक्शन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर में डिफाइंड है। ठीक है, वाई कहाँ से आ रहा है, इस सेट से, और एक्स कहाँ से आ रहा है, इस सेट से। ठीक है, अब मतलब दोनों नेचुरल नंबर है एक्स और वाई, तो यहाँ पे सारे के सारे नेचुरल नंबर होंगे इस तरह से, और यहाँ भी सारे के सारे 1 2 3 4 एक्सेट्रा बहुत सारे नेचुरल नंबर होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, इसको तो हम डायरेक्ट देख पा रहे हैं कि ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x का स्क्वायर करने के बाद ही y मिलेगा, मतलब y हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, है ना। जो भी रेंज में आएंगे y वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर y नहीं होगा वो छूट जाएगा। जैसे आपने 1 का स्क्वायर किया तो 1 मिला, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर करो, x यहाँ से आ रहा है ना, x कहाँ से आ रहा है, इस सेट से, तो x की यहाँ 2 रखो, x की जगह 2 रखा तो 2 का स्क्वायर आया 4, यानी कि जो 2 है वो 4 से लिंक होगा। इसी तरह से 3 जो होगा कहीं ना कहीं जाके 9 आता होगा, 9 से लिंक होगा। क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 आएगा। तो आप देखोगे कि भाई x अगर एक नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने पे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा, यानी कि यहाँ जितने भी नेचुरल नंबर हैं सबकी जो इमेजेस आएंगी वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही आएंगी। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो भी तो मौजूद है लेकिन यहाँ पे, जैसे कि 2 4 5 ये सब, ठीक है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है वो भी तो मौजूद है यहाँ पे, तो ये तो किसी की इमेज नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जैसे 2, अगर मैं इसकी वैल्यू y लूँ तो ये नेचुरल नंबर को तो बिलोंग करता है, लेकिन इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, मतलब कोई ऐसा x नहीं है इसके लिए जिसके लिए उसका स्क्वायर करके 2 आ जाए। ठीक है, तो हम बोलेंगे फॉर y इज इक्वल टू 2, ठीक है, जो ये y इज इक्वल टू 2 है इज नॉट एन इमेज ऑफ एनी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर x नेचुरल नंबर है तो x का स्क्वायर करके 2 आ ही नहीं सकता। हाँ, अगर ये नेचुरल नहीं होता, रियल होता, तो जैसे √2 का स्क्वायर करके 2 आ सकता था, बट वाला केस हमें लेना नहीं है, हमें x को नेचुरल नंबर ही रखना है। तो मतलब क्या, फंक्शन सर्जेक्टिव या फिर ऑन टू नहीं है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई ना बात, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे आपको AK स्टडी प्लस नाम का एक चैनल मिलेगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको ये PDF फ्री में मिल जाएंगी, वहाँ पे आपको ये PDF फ्री में मिल जाएंगी, आप देख सकते हो, ठीक है, या डाउनलोड कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में भी फंक्शन सेम है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, लेकिन इस बार फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, Z to Z। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, देखो जिसने नहीं सुना सुन लो ध्यान से, कि अगर आपको PDF चाहिए फ्री में तो आपको टेलीग्राम पे जाना है, वहाँ पे AK स्टडी प्लस नाम का चैनल है, उसे फॉलो करो, आपको फ्री PDF मिल जाएगी। ठीक, चलिए देखो फिर से, ये इंटीजर टू इंटीजर डिफाइन है, यानी कि जो डोमेन वाला सेट है वो इंटीजर है, को डोमेन भी इंटीजर है। तो पहले चेक करते हैं फॉर इंजेक्टिविटी, यानी कि 1 1 के लिए। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि माना फॉर ऑल, ठीक है, लेट फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू इंटीजर, जितने भी x1 x2 इंटीजर को बिलोंग करते हैं, एंड
ठीक है, एफ ऑफ एक्स 1 बराबर आ जाता है एफ ऑफ एक्स 2 के, तब क्या क्या हो सकता है। चलो, एफ ऑफ एक्स 1 एफ ऑफ एक्स 2 के बराबर है। देखो एक्स पुट करते हो तो एक्स का स्क्वायर मिलता है, यानी एक्स 1 पुट करोगे एक्स 1 का स्क्वायर मिलेगा, एक्स 2 पुट करोगे एक्स 2 का स्क्वायर मिलेगा, यानी कि एक्स 1 हो जाएगा प्लस माइनस एक्स 2 के। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे पिछली बार नेचुरल नंबर का सेट था यहाँ पे दोनों जगह, ठीक है, तो x भी नेचुरल था, तो नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता था, इसलिए नेगेटिव वाला केस कैंसिल हो गया था। बट यहाँ पे तो जो x है ना सर, वो इंटीजर को बिलोंग करते हैं, इंटीजर तो नेगेटिव भी होता है, मतलब माइनस वाला केस आप कैंसिल नहीं कर सकते, है ना। और माइनस वाले केस की वजह से हमेशा x1 बराबर x2 तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें से दो केस बनते हैं सर। इसमें से दो केस कौन से बनते हैं, एक केस तो बनता है x1 बराबर x2, दूसरा केस बनता है x1 बराबर माइनस x2, यही बनता है ना। ये केस तो ठीक था, इसने मामला गड़बड़ कर दिया। इसने मामला क्यों गड़बड़ किया, क्योंकि यहाँ पे x1 x2 बराबर नहीं है, माइनस लगाने के बाद बराबर हो रहा है, यानी कि अगर माइनस ना लगाएं, इस केस में माइनस हटा दो, तब यहाँ पे x1 x2 बराबर नहीं दिखेंगे। समझ में आ गई बात। जबकि जब कोई चीज सही होती है तो हर एक केस के लिए ट्रू होनी चाहिए। तो इसमें यहाँ पर x1 बराबर x2 तो ठीक था, लेकिन जिसमें x1 बराबर माइनस x2 आ रहा है, वहां पे x1 x2 बराबर नहीं कर सकते हम। तो यानी कि यहाँ पर ये आ गया नॉट इक्वल टू, इसलिए फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव या नॉट 1 1। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, ऑन टू है कि नहीं चेक करते हैं। ऑन टू के लिए फिर से देखो, एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस किया वाई से, तो y बराबर आ गया एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप फिर से कह सकते हो कि अगर फंक्शन z2 z डिफाइंड है साहब, तो यार कोई भी इंटीजर लोगे इसका स्क्वायर करोगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है भाई वो किसी की इमेज नहीं बन पाएंगे। हालांकि वो यहाँ पे मौजूद होंगे, जैसे 2 यहाँ पे मौजूद होगा इंटीजर के केस में, लेकिन यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर किया जाए और आपको 2 मिल जाए। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर y इक्वल टू 2 इज नॉट एन इमेज ऑफ एनी x बिलोंग्स टू इंटीजर। क्यों, क्योंकि अगर x कोई इंटीजर है तो x का स्क्वायर करके, यानी किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करके 2 कभी आ ही नहीं सकता। तो इसीलिए हम बोलेंगे f इज नॉट सर्जेक्टिव, यानी कि नॉट ऑन टू। समझ में आ गई बात। जिसको नहीं समझ में आया समझो कि भैया इस सेट में क्या 2 मौजूद है, बिल्कुल। यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर है, सॉरी सारे इंटीजर हैं, ठीक है। तो अब मुझे कोई भी इंटीजर यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा कि जिस इंटीजर का मैं स्क्वायर करूँ और 2 से जाके वो लिंक हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मतलब यहाँ पे 2 मौजूद है लेकिन 2 किसी की इमेज नहीं बन पा रहा। तो अगर कोई एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जो इमेज नहीं बन पा रहा, तो फंक्शन सर्जेक्टिव या फिर ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे केस की। तीसरा जो केस है, इसमें फंक्शन आर टू आर डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर के। फिर से चेक करते हैं इंजेक्टिविटी के बारे में। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि भैया यहाँ पे लेट फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू आर, एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के बराबर अगर है तो फिर क्या होगा, x1 पुट करोगे तो यहाँ से x1 का स्क्वायर, x2 पुट करोगे x2 स्क्वायर, फिर से प्लस माइनस x2 आ जाएगा। अब क्योंकि ये रियल नंबर से, x यहाँ से है ना, रियल नंबर से आया है, तो रियल नंबर तो नेगेटिव होते हैं, मतलब नेगेटिव वाला केस आप कैंसिल नहीं कर पाओगे यहाँ पे। तो यानी कि जैसे ही इतना आता है ना प्लस माइनस में आ जाए, तो आपको याद रखना है यार कि इस केस में हमेशा तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसका 2 केस बनते हैं। एक केस में x1 बराबर x2, दूसरे केस में x1 इज इक्वल टू माइनस x2। तो इस केस में माइनस ऑफ x2 के बराबर है, तो x2 के तो बराबर नहीं है ना, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, नॉट इंजेक्टिव। ठीक। अब आप कहोगे यही वाला केस क्यों ले रहे हैं, अरे ऐसा नहीं है कि यही वाला केस ले रहे हैं, केस ये वाला भी यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है, लेकिन इस केस के लिए तो ये सही हो रहा है, लेकिन इन केसेस के लिए गलत हो गया ना। एक एग्जाम्पल के लिए भी गलत अगर कोई चीज़ आती है उसको नोट में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सर्जेक्टिविटी के लिए। सर्जेक्टिविटी के लिए फिर से वही प्रोसीजर है भैया अपना, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करोगे वाई से, वाई बराबर एक्स स्क्वायर है। फिर से यार अब यहाँ पर देखो, क्योंकि ये रियल नंबर है, अब रियल नंबर हैं तो यार जो हम पिछली बार एग्जाम्पल ढूंढ रहे थे ना कि 2 किसी का स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर में तो √2 भी होगा, √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, यानी कि 2 वाला एग्जाम्पल काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे आप एक और चीज़ सोच सकते हो कि भाई किसी भी रियल नंबर, एक्स रियल नंबर है ना, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर आ रहा है ना वाई, यानी वाई कभी भी नेगेटिव तो नहीं आएगा, जबकि यहाँ पे ये सारे रियल नंबर हैं, ये सारे रियल नंबर हैं, ऐसे डिफाइन है ना अपना फंक्शन। यानी कि यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी हैं, जीरो भी है, पॉजिटिव नंबर्स भी हैं।
तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करते हो आप तो या तो आपको 0 मिलता है या फिर आपको पॉजिटिव नंबर मिलता है, नेगेटिव नहीं मिलता। यानी कि यहाँ पे जितने भी नेगेटिव नंबर हैं सब छूट जाएंगे, वो किसी की इमेज नहीं बन पाएंगे। तो कोई एक नेगेटिव नंबर उठा लो एग्जाम्पल के लिए, तो मैंने कहा भाई y की वैल्यू -5 भी हो सकती है और ये रियल नंबर को बिलोंग करता है ना, क्योंकि y कहाँ से आ रहा है, y यहाँ से आ रहा है और ये रियल नंबर है, इसलिए लिखना जरूरी है। लेकिन हमें कोई भी x ऐसा नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर एक नेगेटिव नंबर आ जाए, तो हम बोलेंगे फॉर y इक्वल टू ए नेगेटिव नंबर जैसे कि -5 देयर इज नो x बिलोंग्स टू r सो फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। आगे बात समझ में, ऑन टू नहीं है फंक्शन। आगे बात करते हैं जो इसका चौथा हिस्सा है इसकी। अब देखो जिसका चौथा हिस्सा है इसमें क्या है कि फंक्शन एंड टू एंड डिफाइंड है और एफ ऑफ एक्स है एक्स क्यूब। ठीक है, तो फिर इसको चेक करते हैं इंजेक्टिविटी के लिए। और एक बात याद रखना, जब आप पहली बार कर रहे हो ना तो स्किप मत करना, खास करके दूसरे क्वेश्चन के पहले 5 पार्ट। ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि आपको आ गया फिर आप स्किप कर देते हो और कुछ दिन बाद फिर आप वो चीज़ें, ठीक है ना, फिर दोबारा से रिवाइज करने आ जाते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपका टाइम वेस्ट होता है। तो इसीलिए आप पहले यहाँ पे 5 पार्ट आराम से देख लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हम इंजेक्टिविटी कैसे चेक करते हैं और सर्जेक्टिविटी कैसे चेक करते हैं, आपके दिमाग में अच्छे से समझ में आ जाएगा, फीड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब। तो मान लेते हैं कि x1 x2 नेचुरल नंबर यानी कि डोमेन वाले सेट से बिलोंग करते हैं और एफ ऑफ x1 बराबर है एफ ऑफ x2। अगर ऐसा हो जाता है तो होगा क्या, जैसे यहाँ पे x पुट करोगे तो एक्स क्यू का क्यूब रिटर्न करता है, तो x1 पुट करोगे तो x1 क्यूब रिटर्न करेगा और x2 पुट करोगे तो x2 का क्यूब रिटर्न करेगा। ठीक है, अब याद रखना कि जब यहाँ पे पावर ऑड हो तो ये प्लस माइनस नहीं लगाते हैं। जैसे क्यूब रूट लोगे तो x1 का क्यूब रूट x बचा, x2 का क्यूब रूट x2 बचा, लेकिन यहाँ प्लस माइनस नहीं आएगा। वो तभी आता है जब यहाँ पे इवन पावर हो, जैसे x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर होता, या फिर x1 की पावर 4 बराबर x2 की पावर 4 होता, तभी यहाँ पे जब इसकी nth रूट लिया जाता तो यहाँ पे x1 बराबर प्लस माइनस x2 तब लगाया जाता। जबकि यहाँ पे ऑड पावर है, इवन पावर नहीं है, तो हम यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, सीधा प्लस आता है। तो यानी कि यहाँ पे तो सीधा सीधा x1 बराबर x2 आ गया, तो फंक्शन इंजेक्टिव यानी कि 1 है। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं सर्जेक्टिविटी के लिए। सर्जेक्टिविटी के लिए मैंने क्या बोला, ठीक है, कि भैया यहाँ पे अगर फंक्शन किसी एक सेट से किसी दूसरे सेट में डिफाइंड है तो इस सेट यानी कोडोमेन वाले सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए जो किसी की इमेज ना हो, मतलब सब किसी न किसी की इमेज होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि x का क्यूब करने के बाद एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल रहा है आपको, यानी कि यहाँ पर वही नंबर लिंक हो पाएंगे जो परफेक्ट क्यूब हो। परफेक्ट क्यूब वाले क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप नेचुरल नंबर ही रख पा रहे हो। अगर आप यहाँ पे रियल नंबर रख पाते तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो सबको कवर कर लेते हो। लेकिन यहाँ पे आप 1 का क्यूब ही तो रखोगे, जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर है तो 1 का क्यूब रखोगे तो 1 का क्यूब जाके लिंक हो जाएगा 1 से, फिर आप नेचुरल नंबर में 2 मिलेगा ना आपको, तो 2 का क्यूब लिंक हो जाएगा 8 से। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 1 के बाद 8 ही मौजूद है, 1 के बाद 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, ये सारे नेचुरल नंबर हैं। तो जो परफेक्ट क्यूब नहीं है उनकी तो कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर इनकी कोई प्री इमेज नहीं है तो ये किसी की इमेज नहीं है, तो उनमें से कोई उठा लो। तो मैंने कहा कि अगर मैं y इक्वल टू 2 ले लूँ तो ये इमेज नहीं होगी किसी भी एलिमेंट ऑफ x की जो नेचुरल हो। क्यों, क्योंकि अगर x नेचुरल नंबर है तो हमें पता है कि x का क्यूब कभी भी, जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने 2, तो 2 के बराबर तो नहीं आएगा, x क्यूब ही तो y के बराबर है, यानी कि मुझे y बराबर 2 के लिए कोई x ही नहीं मिल रहा। तो मैं क्या बोलूँगा कि y बराबर 2 यानी कि जो 2 है वो किसी की इमेज नहीं है, तो फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं। ठीक है, ऐसे ही चलते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट में इंटीजर दिया गया, सेम चीज़ है, चेक करते हैं इंजेक्टिविटी। मान लेते हैं x1 x2 इंटीजर यानी यहाँ से आता है, तो एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 लिखते हैं अगला स्टेप। तो x का क्यूब मिलता है तो x1 लिखने पे x क्यूब, x1 क्यूब, x2 लिखने पे x2 क्यूब। अब क्योंकि यहाँ पे ऑड पावर है तो प्लस माइनस नहीं आएगा, सिर्फ प्लस आएगा, तो x1 बराबर x2 हो गया, फंक्शन इंजेक्टिव हो गया। चेक करते हैं सर्जेक्टिविटी के लिए। सर्जेक्टिविटी के लिए फिर से वही केस है भाई साहब, ठीक है, कि x का क्यूब y है, और क्योंकि ये सारे रियल नंबर्स नहीं है, रियल नंबर में तो सब कवर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे x को आप क्या रख सकते हो, सोचो, x को आप रख सकते हो एक इंटीजर, और इंटीजर का क्यूब करने पे जो आएगा वो है y, और y यानी कि यहाँ पर जो भी आएगा वो सिर्फ परफेक्ट क्यूब ही हो सकता है ना। कोई भी इंटीजर रख लो, जैसे -1 रखोगे, -1 का क्यूब -1 आ जाएगा, +1 रखोगे उसका क्यूब 1 आ जाएगा, 2 रखोगे उसका क्यूब 8 आ जाएगा। तो बीच में बहुत सारे नंबर छूटते जा रहे हैं, कोई एक नंबर उठा लो। मान लो मैंने y बराबर 2 उठा लिया, मैं कहूँगा y बराबर 2 इमेज नहीं है,
किसी भी x की जो इंटीजर हो। क्यों? क्योंकि अगर x एक इंटीजर होगा, यहाँ पे नेचुरल की जगह क्या आएगा? इंटीजर। क्योंकि x अगर एक इंटीजर होगा तो x का क्यूब करके कभी भी 2 नहीं आ पाएगा, तो ये सर्जेक्टिव नहीं है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया। अब अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3 की, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें बोला गया प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम R to R गिवन बाय f of x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x is neither 1 1 nor on 2 where this denote greatest integer फंक्शन। ठीक है ना, ये सब आप जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वगैरह क्या होते हैं। नहीं जानते तो अभी के लिए इतना याद रख लो कि इसके अंदर x की जगह पे जो भी वैल्यू आप पुट करोगे उस वैल्यू तक जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो रिटर्न कर देता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 1.2 पुट करूँ तो ये फंक्शन क्या करेगा? माइनस इन्फिनिटी से चेक करता हुआ आएगा 1.2 तक। ठीक है, 1.2 से पहले जितने इंटीजर होंगे, जैसे 1.2 से पहले 1 होगा, उससे पहले 0 होगा, उससे पहले -1 होगा, जितने इंटीजर मिलेंगे 1.2 से आगे नहीं बढ़ेगा, माइनस इन्फिनिटी से चलना शुरू करेगा, 1.2 तक आएगा। यहाँ तक जो सबसे बड़ा इंटीजर दिखा वो है 1, तो इसकी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी 1। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ इस तरह से काम करता है कि जो भी आप x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे वहाँ तक का सबसे बड़ा इंटीजर आपको ये रिटर्न कर देगा। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आप क्लियरली देख पाओगे कि फंक्शन 1 1 तो नहीं है। क्यों नहीं है जनाब? ध्यान से देखो। ठीक है, फंक्शन मान लो इस सेट से इस सेट में डिफाइंड है। ये सेट क्या है? रियल नंबर। ये सेट क्या है? रियल नंबर का सेट। ठीक है, अपना फंक्शन इस तरह से है। अगर मैं यहाँ पे 1.1 देखूँ और 1.2 देखूँ फॉर एग्जाम्पल, वैसे बहुत सारे रियल नंबर हैं यहाँ पे, बट अगर मैं इन दोनों को कंसीडर करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि 1.1 1.2 रियल नंबर को बिलोंग करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो मैं बोलूँगा 1.1 1.2 रियल नंबर यानी डोमेन वाले सेट को तो बिलोंग कर रहे हैं। और f ऑफ 1.1 f ऑफ 1.2 दोनों बराबर भी आता है, 1 के ही बराबर आएगा। कैसे? मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करेगा, जो भी आप इसके अंदर पुट कर दोगे, जैसे आपने 1.1 पुट किया तो ये क्या करेगा, इससे पहले सबसे बड़ा इंटीजर कौन मिलेगा? माइनस इन्फिनिटी से चेक करता हुआ आएगा। ये देखो 1.1 के पहले इंटीजर, सिर्फ इंटीजर की बात कर रहा हूँ, 1 है, उससे पहले 0 है, उससे पहले -1 है। तो ग्रेटेस्ट कौन हुआ? इन सभी इंटीजर में से ग्रेटेस्ट 1 हुआ, है ना। यानी कि f ऑफ 1.1 भी 1 आ रहा है। अगर आप 1.2 लिख दोगे तब भी इससे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 1 आएगा, तो वो भी इतना ही आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास जो फंक्शन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो चाहे मैं 1.1 पुट करूँ या 1.2 पुट करूँ, इन दोनों की जो सेम इमेज आ रही है वो है 1। ठीक है, तो दो लोगों की इमेज तो सेम आ गई, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं है। यानी कि x1 की जगह पे ये है, x2 की जगह ये है, दोनों की इमेज सेम है, लेकिन x1 की वैल्यू 1.1 है, x2 की वैल्यू 1.2 है ना। यहाँ पे x1 समझो, यहाँ पे x2 समझो, इनकी इमेजेस बराबर हैं, लेकिन ये x1 x2 आपस में बराबर नहीं है, तो फंक्शन जो होगा वो 1 1 तो नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए हम बोलेंगे हेयर फंक्शन इज नॉट 1 1। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसके बाद अब चेक करते हैं कि क्या ये ऑन टू है, क्या ये ऑन टू है। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि हमेशा इंटीजर ही रिटर्न करेगा, तो यानी यहाँ पे आप कुछ भी रखोगे वो जाके लिंक होगा एक इंटीजर से ही। जबकि यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो सिर्फ इंटीजर वाली थोड़ी पड़ी हुई हैं, यहाँ पे तो सारे रियल नंबर पड़े हुए हैं। मतलब यहाँ पे सारे रियल नंबर हैं, लेकिन तीर जाके लगेगा हमेशा एक इंटीजर को, यानी कि जो इंटीजर नहीं होगा वो तो यहाँ पे छूट जाएगा, उसको तो तीर ही नहीं लग पाएगा, मतलब वो किसी की इमेज नहीं बन पाएगा। तो कोई भी ऐसा वैल्यू यहाँ पे आप सोच सकते हो, ठीक है, जो नॉन इंटीजर हो, तो वो कभी किसी की इमेज नहीं बन पाएगी, सीधी सी बात है। तो मैं क्या बोलूँगा, वी नो दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा। मैंने क्या कहा कि जितने भी एक्स रियल नंबर यानी इस डोमेन वाले सेट को बिलोंग करेंगे, अगर उनको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में पुट किया जाए तो हमेशा वो एक इंटीजर ही रिटर्न करेगा। यानी कि इफ़ y इज़ नॉन इंटीजर, यानी कि यहाँ से वो y उठाऊँ जो नॉन इंटीजर हो, देन इट विल नॉट बी एन इमेज ऑफ एनी x, यानी कि यहाँ पे वो सारे y जो नॉन इंटीजर हैं वो किसी x की इमेज ही नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप x कुछ भी पुट कर लो, ये हमेशा एक इंटीजर देगा, नॉन इंटीजर हो जाएगा, तीर लगेगा ही नहीं, तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 4 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें क्या बोल रहा है, सो दैट मॉडुलस फंक्शन फ्रॉम R to R गिवन बाई f of x इक्वल टू मॉड x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। मतलब क्या है कि जो मॉडुलस फंक्शन है ये ना तो 1 1 होगा ना ही ऑन टू होगा। अब मॉडुलस फंक्शन क्या होता है ये आपको पता है, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है ये आपको पता है, ज़्यादा बेसिक में जाने की जरूरत भी नहीं है, आप इतना याद रख लो,
मोड -5 भी 5 आएगा, मोड 5 भी 5 ही आएगा। ऐसे ही मोड 2 अगर आप देखो तो ये 2 रिटर्न करेगा, मोड ऑफ -2 भी 2 ही रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि 1 1 चेक करने के लिए एक एग्जांपल दे दो, क्योंकि ये नोट वाला केस आ रहा नहीं है भाई। देखो मोड के अंदर आप 2 पुट करो या -2 पुट करो, ठीक है, मोड 2 और 2 तो आपस में बराबर होंगे, लेकिन जो आपने पुट किया है 2 और -2 ये तो बराबर नहीं है। मतलब इसको आप x1 समझो, इसको आप x2 समझो। तो मोड ऑफ x1 यानी कि मोड ऑफ 2 तो 2 है, मोड ऑफ x2 यानी कि मोड ऑफ -2 भी 2 है। तो ये दोनों आपस में बराबर है, यानी कि f ऑफ x1 f ऑफ x2 आपस में बराबर है। लेकिन जो x1 की वैल्यू ली है 2, x2 की वैल्यू ली है -2, ये बराबर नहीं है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो डायग्राम से कि हम +2 रख रहे हैं तो भी मुझे 2 मिल रहा है, -2 रख रहे हैं तो भी 2 मिल रहा है। दो अलग अलग लोगों की इमेज बराबर है तो ये मैन ही वन है, 1 1 नहीं है, ठीक है। अच्छा ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू कैसे? ऑन टू के लिए मैंने क्या बोला कि भाई यहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं सब किसी की इमेज बनने चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि y, देखो यहाँ पे f ऑफ x को मैंने y से रिप्लेस कर दिया, y इक्वल टू मोड x, ठीक है। तो y इक्वल टू जो मोड x है ये कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि मोड की वैल्यू या तो 0 आ सकती है या पॉजिटिव ही आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। तो आप कोई भी नेगेटिव एलिमेंट उठा लो और आप बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे क्योंकि सारे रियल नंबर हैं, यहाँ भी सारे रियल नंबर हैं, तो रियल नंबर का मतलब यहाँ नेगेटिव भी मौजूद है, 0 भी मौजूद है, पॉजिटिव भी मौजूद है। जबकि यहाँ पे आप कोई भी x रखो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो 0 हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, तो 0 का तो 0 होगा, लेकिन नेगेटिव का मोड भी पॉजिटिव और पॉजिटिव का मोड भी पॉजिटिव, यानी जितने भी नेगेटिव रियल नंबर है वो किसी की इमेज ही नहीं बन पा रहे इस केस में। तो कोई भी एक नेगेटिव नंबर उठा लो। मैंने कहा कि अगर मैं y बराबर -2 ले लेता हूँ तो ये इमेज ही नहीं बन पाएगा किसी के, है ना, क्योंकि ये कभी नेगेटिव नंबर रिटर्न नहीं करेगा। तो f इज नॉट ऑन टू। समझ में आ गया? अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि जो सिग्नम फंक्शन होता है R2R डिफाइंड है, ये ना तो 1 1 होता है ना ही ऑन टू होता है। सिग्नम फंक्शन हमने क्लास 11th में पढ़ा था। टाइप्स ऑफ फंक्शन अगर आपको पढ़ना है तो क्लास 11th की एक बार चैप्टर नंबर 2 की वीडियो अच्छे से देख लेना, ठीक है। सिग्नम फंक्शन क्या कहता है? ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो सिर्फ 3 ही चीजें रिटर्न करता है। या तो ये 0 रिटर्न करेगा, 0 किस केस में रिटर्न करेगा? अगर f ऑफ 0 निकालोगे, यानी x की वैल्यू 0 रख दोगे तो 0 रिटर्न करेगा। या तो ये +1 रिटर्न करेगा। +1 कब रिटर्न करेगा? अगर x की आप वैल्यू कोई भी पॉजिटिव नंबर रखते हो, ठीक है। x यानी कि जब 0 से बड़ा है तो ये हमेशा, ठीक है, x अगर 0 से बड़ा है तो ये हमेशा +1 रिटर्न करेगा। या तो फिर ये -1 रिटर्न करता है। -1 कब रिटर्न करेगा? जब x की जगह आप कोई नेगेटिव नंबर दे दोगे इसे, यानी कि जब भी x लेस देन 0 होगा तो ये -1 रिटर्न करेगा। तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो सिग्नम फंक्शन होता है, ठीक है, सिग्नम फंक्शन हमेशा, ठीक है, क्या रिटर्न करेगा? 1 0 एंड -1। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि भैया आपने जैसे मान लो अगर आपने 5 पुट किया तो फंक्शन देखा कि मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। जैसे ही x ग्रेटर देन 0 है ये हमेशा 1 ही रिटर्न करेगा, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। या फिर आपने मान लो 6 पुट किया तब भी ये 1 ही रिटर्न करेगा। आप 1000 पुट कर दो इसके अंदर, बस इसको मतलब है कि वो 0 से बड़ा है कि नहीं। अगर 0 से बड़ा है तो ये 1 ही रिटर्न करेगा। समझ में आ रही है बात? तो मतलब क्या है कि हम यहाँ पे सीधी सी बात बोल सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 5 पुट कर रहा हूँ तो फंक्शन ने 1 को रिटर्न किया, क्योंकि 5 0 से बड़ा था, 0 से बड़ा पे आंसर 1 आ रहा है। अगर मैं 6 पुट कर रहा हूँ तो भी फंक्शन ने 1 रिटर्न किया, ठीक है। तो f ऑफ 5 f ऑफ 6 आपस में इक्वल हैं, 1 ही आ रहा है ना, इमेजेस तो इक्वल हैं, लेकिन क्या 5 और 6 बराबर होते हैं? नहीं। तो फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा ऑन टू के लिए चेक करते हैं, ठीक है, ऑन टू के लिए चेक करते हैं। अब यहाँ पे आप याद रखो ऑन टू के लिए कैसे चेक करोगे कि जो फंक्शन है वो R2R डिफाइंड है, यानी कि यहाँ पे सारे रियल नंबर पड़े हुए हैं, लेकिन इन रियल नंबर में से ये जो फंक्शन है यहाँ पे आप कुछ भी पुट कर लो सर, या तो ये 1 देगा, या तो ये 0 देगा, या तो ये -1 देगा, यानी कि तीर हमेशा इन्हीं को जाके लग सकते हैं, 1 0 -1। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे नंबर यहाँ पड़े हुए हैं भाई, रियल नंबर का पूरा सेट है ना ये, तो वो सभी तो किसी की इमेज नहीं बन पा रहे। तो उन सब में से, यानी कि इनके अलावा कुछ भी उठा लो आप इस सेट में से, जो कोडमेन वाला सेट है, मान लो यहाँ पे 3 भी होगा
तो मैंने कहा y बराबर 3 भी तो हो सकता है, लेकिन ये इमेज नहीं बन पाएगा किसी भी x की यहाँ पे, तो इसका मतलब है फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है बहुत ही नकली सा सवाल है। इसमें कह रहा है कि भाई जो सेट ए है इसके अंदर ये 3 एलिमेंट है 1 2 3, जो सेट बी है इसके अंदर ये 4 एलिमेंट हैं। कोई एक फंक्शन है, ठीक है, जो हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है कि 1 4 है 2 5 है 3 6 है। इसका मतलब क्या है, फंक्शन के अंदर 1 पुट करते हैं तो 4 मिलता है, 2 पुट करते हैं तो 5 मिलता है, 3 पुट करते हैं तो 6 मिलता है। ठीक है भाई, इसको लिखने का ये मतलब है कि एफ ऑफ 1 कितना है 4, क्योंकि 1 किससे लिंक हो रहा है 4 से। या फिर अगर इसको सीधा एरो डायग्राम बना दूँ तो आप समझ जाओगे 1 4 2 5 3 6 का क्या मतलब है कि भैया अगर यहाँ पे सेट ये ए है ये बी है और अपना फंक्शन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड है, तो 1 किससे लिंक हुआ 4 से, तो 1 जाएगा 4 से लिंक हो जाएगा। 2 किससे लिंक हुआ 5 से, 3 किससे लिंक हुआ 6 से। और जो ये बी है इसके अंदर कितने एलिमेंट है 4 5 6 7 ये सारे। और जो ये ए है इसके अंदर सिर्फ 3 ही एलिमेंट थे 1 2 3। हमसे पूछा है कि क्या ये फंक्शन 1 1 है, तो देख सकते हो आप ये छोटा सा था ना, तो इसको हम तो एरो डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। हम बोल सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ यूनिक इमेज इन बी। भाई जितने भी एलिमेंट हैं देखो सबकी यूनिक इमेज है, अलग अलग इमेजेस हैं, तो फंक्शन 1 1 होगा। आगे बात समझ में। अच्छा अब आप बताओ क्या ये ऑन टू है, नहीं, क्योंकि 7 छूट गया ना, तो ऑन टू तो नहीं है, हालांकि ऑन टू के बारे में पूछा नहीं है। चलो अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब क्या है कि जो ये 2 केस हैं, इन दोनों ही केसेस में जो फंक्शन है, ठीक है, ये हमें चेक करना है 1 1 ऑन टू या बाइजेक्टिव है या फिर नहीं है। तो पहले केस की बात करते हैं। इस केस में एक फंक्शन दिया गया है आर टू आर डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 3 - 4x। अपना चेक करने का प्रोसीजर वही रहेगा कि भाई हम 1 1 के लिए जब भी चेक करते हैं तो मान लेते हैं x1 x2 डोमेन वाले, यानी इस सेट से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे इनकी इमेजेस मान लो अगर हमें बराबर दिख रही हैं तो हम चेक करेंगे कि कहीं x1 x2 सेम ही तो नहीं है, बस 2 नज़र आ रहे हों। तो उसके लिए क्या करना होता है, एफ ऑफ एक्स देखना होता है क्या है 3 - 4x। यानी कि यहाँ पे अगर आप x1 पुट करोगे 3 - 4x1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 3 - 4x1। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप x2 पुट करोगे तो यहाँ 3 - 4x2 आ जाएगा। तो 3 से 3 कट गया, -4x बराबर -4x2, -4 से -4 अगले स्टेप में कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे x1 यहाँ पे x2। मैंने दोनों स्टेप एक बार में करके सीधा रिजल्ट लिख दिया। तो मतलब x1 और x2 बराबर तो आ गया। जैसे ही ये बराबर आ जाए हम कहते हैं फंक्शन 1 1 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चेक करते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए मैंने क्या बोला, जो भी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है इसको रिप्लेस करो पहले y से, तो y बराबर क्या नजर आएगा 3 - 4x। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ से एक्सप्लेन करना बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो x इन टर्म्स ऑफ y लिखो पहले। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो -4x इधर आएगा, y उधर जाएगा, माइनस में 3 - y, अगले स्टेप में 4 डिवाइड में चला जाएगा। तो यानी कि x की वैल्यू आ गई 3 - y डिवाइड बाई 4। अब जरा ध्यान से देखना, इसके आगे की एक्सप्लेनेशन पे मत जाओ, अभी ध्यान से देखो इस चीज़ को। मैंने अभी क्या बोला था कि अगर फंक्शन यहाँ से यहाँ डिफाइंड है तो यहाँ पे जितने भी सेट ऑफ एलिमेंट हैं सभी के लिए कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, मतलब सभी किसी ना किसी एक्स की इमेज होनी चाहिए। तो उसको हम इसको देख के कैसे चेक कर सकते हैं, हम देखेंगे वाई है क्या क्या। अब क्योंकि यहाँ से वाई आता है वो भी रियल नंबर है, जहाँ से एक्स आ रहा है वो भी रियल नंबर है, तो मतलब वाई कोई रियल नंबर है। तो हम एक बात सोचेंगे कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी रियल नंबर वाई की जगह रख दूँ तो 3 माइनस एनी रियल नंबर डिवाइड बाई 4 इज अगेन अ रियल नंबर। सोच के देखो भाई, 3 में से कोई भी रियल नंबर माइनस करोगे कोई रियल नंबर ही आएगा, और किसी भी रियल नंबर डिवाइड बाई 4 है, यानी ऊपर रियल नंबर और नीचे भी रियल नंबर है, तो आंसर तो हमेशा रियल नंबर ही रहेगा। और ये चीज़ जो रियल नंबर है किसके बराबर है, एक्स के, यानी एक्स रियल नंबर है। और बस ये चेक करना होता है कि एक्स है क्या, हमने क्वेश्चन में भी अपने क्वेश्चन में भी एक्स रियल नंबर है। मतलब जब हम वाई को रियल नंबर पुट कर रहे हैं तो ये पूरा एक्स रियल आ रहा है और रियल ही होना चाहिए वाई, यानी कोई आपत्ति नहीं है। तो मतलब मैं इसको सीधा सीधा बोलूंगा फॉर और वाई बिलोंग टू आर, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर, यानी कि जितने भी वाई इस सेट के पास हैं उन सभी के लिए जो 3 - y डिवाइड बाई 4 करके आएगा वो रियल नंबर ही होगा। और ये किसके बराबर है, एक्स के, मतलब एक्स रियल नंबर होगा, है ना। यानी कि जितने भी y हैं डोमेन, ठीक है, जितने y हैं कोडोमेन में, सॉरी यहाँ डोमेन की जगह क्या आएगा कोडोमेन, और नीचे क्या आएगा डोमेन। ठीक है,
यानी कि जितने भी y हैं कोडोमेन में, उन सभी के लिए कोई ना कोई x एग्जिस्ट करता है। कहाँ से? डोमेन वाले सेट में। इसका मतलब क्या है कि f जो है वो ऑन टू है, क्योंकि यही तो डेफिनेशन थी कि हर एक y के लिए कोई ना कोई x एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब हर एक y किसी ना किसी x की इमेज होनी चाहिए, तो ये ऑन टू होता है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि क्या ये बाइजेक्टिव भी है, तो हमने 1 1 बता दिया, ऑन टू बता दिया, तो जाहिर सी बात है जो 1 1 भी हो ऑन टू भी हो, दोनों केस में टिक होना चाहिए, तो फंक्शन बाइजेक्टिव भी होता है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं जरा इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में एफ ऑफ एक्स क्या है? 1+x², फंक्शन आर टू आर ही डिफाइंड है। तो फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर एंड एफ ऑफ एक्स इज 1+x²। 1 1 के लिए चेक करेंगे तो हम बोलेंगे फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू आर, इफ एफ ऑफ x1 बराबर आ गया एफ ऑफ x2 के, तो देखते हैं क्या इंप्लाई करेगा। एफ ऑफ x1 की वैल्यू हो जाएगी 1+x1 का स्क्वायर, एफ ऑफ x2 की वैल्यू हो जाएगी, इसको x2 से रिप्लेस कर दो यानी 1+x2 का स्क्वायर, 1 से 1 कट जाएगा, x1 बराबर x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस के साथ आएगा क्योंकि यहाँ पे इवन पावर्स थी, तो x1 बराबर प्लस माइनस x2। तो जाहिर सी बात है क्या ये माइनस निगलेक्ट हो रहा है? हट रहा है? नहीं, क्योंकि रियल नंबर तो नेगेटिव भी हो सकता है। खैर x यहाँ से आ रहा है, ये तो हम बोलेंगे कि भाई ये बराबर तो नहीं है, यानी x1 इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू x2, ऐसे भी कह सकते हो। जिन बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन है कि भाई एक केस में तो x1 बराबर x2 आएगा, दूसरे केस में x1 बराबर x2 नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे वो, ठीक है, क्योंकि जिन बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन है कि इसके दो केस होते हैं ना, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, तो यहाँ तो बराबर है ना, तो ठीक है यहाँ बराबर है, लेकिन यहाँ तो बराबर नहीं है x1 x2, तो मतलब ये नॉट ऑलवेज इक्वल है, जबकि होना चाहिए था हमेशा। अगर हमें किसी को ट्रू प्रूव करना है तो हर केस के लिए होना चाहिए, तो हमेशा तो नहीं है। हालांकि इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, बट ये समझाने के लिए मैं लिख दिया, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम 1 1 नहीं कह सकते। अच्छा, ऑन टू की बात करें हम, तो ऑन टू में देखो यार, कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो y की जगह, क्यों? क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर या तो जीरो हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है या पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर इसमें हम 1 जोड़ भी रहे हैं तो 1 प्लस करने पे तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स, यानी अगर वाई रखूँ मैं, तो वाई की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं मिल सकती, कभी जीरो भी नहीं मिलेगी। इस केस में जीरो क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है, लेकिन जीरो में एक जोड़ने के बाद वो जीरो भी नहीं रहेगा ना। तो कोई भी उठा लो, नेगेटिव या जीरो, तो मैंने मान लो y बराबर 5 उठा लिया, मैंने कहा अगर y की जगह 5 लाना है तो आएगा ही नहीं कभी, मतलब y बराबर माइनस, सॉरी 5 नहीं -5, y बराबर -5 वो इमेज नहीं बनेगी किसी भी x की, तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। अब अगर इनमें से एक भी ना हो तो ये बाइजेक्टिव नहीं होता है, यहाँ तो दोनों ही नहीं है, तो पक्की बात है बाइजेक्टिव तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि a और b दो सेट हैं, एक फंक्शन है जो a क्रॉस b से b क्रॉस a में डिफाइंड है, कुछ इस तरह से इसकी वैल्यू आती है कि a b डालते हो ना इसमें, तो ये b a रिटर्न करता है, मतलब अगर इसके अंदर मान लो 3 4 पुट करोगे तो ये 4 3 रिटर्न करेगा, ठीक है। हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है कि एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, मतलब 1 1 भी है ऑन टू भी है। कैसे करेंगे? ध्यान से देखना, फंक्शन यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड है, ठीक है। मतलब क्या है, ध्यान से देखो कि इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग है ना, क्योंकि यहाँ पर ना कार्टीजियन प्रोडक्ट में दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझो कि जो सेट है शुरू वाला, ये ए क्रॉस बी है, यानी ए और बी का कार्टीजियन भी एक सेट ही आएगा, वहाँ से ये बी क्रॉस ए में डिफाइंड है। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप यहाँ पे कुछ भी पुट करते हो, जैसे आपने ए बी पुट किया, ठीक है, तो ए बी किससे जाके लिंक हो जाएगा? बी ए से। जैसे आपने अगर मान लो 1 2 पुट किया, अब कर सकते हैं कि नहीं वो एक अलग चीज़ है, वो डिपेंड करता है वो ए और बी के पास क्या एलिमेंट है। मैं एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ये 2 1 देगा। आगे बात समझ में? तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पहले चेक करते हैं 1 1 के लिए। तो 1 1 के लिए हम क्या चेक करेंगे? जैसे होता क्या था, जब यहाँ पे x1 और x2 पुट कर सकते थे तो हम क्या कहते थे, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू, मान लो कोई सेट है, लेकिन यहाँ पर x1 y1 एक इनपुट मानी जाएगी, तो x1 y1 एंड x2 y2 पुट करते हैं, क्योंकि x1 जैसे हम पुट करते थे ना, x1 की जगह दो चीज़ें पुट कर रहे हैं, तो x1 की जगह दो तो x2 की जगह भी दो है ना, तो x1 की जगह x1 y1 और x2 की जगह x2 y2, ऐसा कुछ है, क्योंकि यहाँ पे आपको दो देखने में लग रहे हैं, असलियत में एक ही चीज़ होती है, ठीक। तो यहाँ पे मुझे बताओ कि भाई हर केस में हम क्या लिखते थे, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, यही तो लिखते थे, बट x1 की जगह यहाँ पे दो चीज़ जाएंगी, एक क्योंकि ए क्रॉस बी है,
और x2 की जगह भी दो चीज़ जाएंगी, a क्रॉस b है। तो अगर हम ऐसा पुट करें तो क्या देगा, ध्यान से देखो, f के अंदर अगर आप a b पुट करते हो तो इसको उलट देता है, a बाद में और b पहले। तो अगर आपने x1 y1 दिया है तो ये x1 बाद में y1 पहले देगा, यानी कि x1 y1 की जगह y1 x1 दे देगा, ये y1 पहले x1 बाद में। इस तरह से अगर आपने x2 y2 दिया है तो y2 पहले x2 बाद में दे देगा, इतना देगा। अब ये ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल होते हैं तो आपने पढ़ा था कि पहला एलिमेंट पहले के बराबर होता है, दूसरा दूसरे के, है ना, ये आपने क्लास 11th में अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं y1 y2 के बराबर होगा और x1 x2 के बराबर होगा। यानी कि जो हमें चीज़ें अलग अलग लग रही थी जैसे y1 और y2 वो सेम ही है और x1 x2 भी सेम ही है, मतलब ये दो इनपुट ना होकर एक ही चीज़ हो गई। समझ में आ गई बात। तो जब ये एक ही चीज़ हो गई तो इसका मतलब है कि फंक्शन जो है 1 1 है। अच्छा, ऑन टू के लिए क्या बोलेंगे, ऑन टू के लिए हम क्या बोलेंगे कि भाई एफ ऑफ ए बी बी ए के बराबर है ना। मतलब क्या कि यहाँ पे अगर आप ए बी पुट करोगे तो यहाँ पे आपको बी ए मिलेगा। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई जो जो एलिमेंट ए क्रॉस बी के पास होंगे, अब यहाँ पर जो जो एलिमेंट ए क्रॉस बी के पास होंगे उनका उल्टा किया जाएगा तो बी क्रॉस ए मिलेगा, यानी बी क्रॉस ए का उल्टा किया जाएगा ए क्रॉस बी मिल जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जितने भी हैं सब के सब की प्री इमेज है, मतलब सब किसी न किसी की इमेज है। तो हम क्या बोल सकते हैं, फॉर ऑल बी कोमा ए, अगर बी क्रॉस ए के पास बी ए है तो देयर एग्जिस्ट ए बी इन दिस। क्यों, क्योंकि यहाँ से ए किससे आ रहा है, ए से आ रहा है। तो अगर यहाँ शुरू में ए लिख दोगे तो ए उसके पास रहेगा, और स्मॉल बी किससे आ रहा है, कैपिटल बी से। यहाँ अगर कैपिटल बी बाद में लिखा हुआ है तो स्मॉल बी भी प्रेजेंट होगा ही होगा, सीधी सी बात है। तो मतलब जितना भी बी ए लोगे यहाँ से बी क्रॉस ए से, ध्यान देना कि हम यहाँ वाई की बात कर रहे थे ना, वाई बी क्रॉस ए है, वाई यहाँ से आ रहा है और ये ए क्रॉस बी है ना। जैसे पिछले क्वेश्चन में एक्स ले रहे थे बट यहाँ पे एक्स वाई नहीं लिख सकते क्योंकि दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो भी होगा बी क्रॉस ए उसके लिए ए क्रॉस बी यहाँ पे बैठा रहेगा ना। मान लो ए के पास 1 है और बी के पास 2 है तो ये 2 क्रॉस 1 नजर आएगा। अब क्योंकि बी के पास 2 है तो यहाँ पर भी 2 होगा, ए के पास 1 है तो यहाँ भी 1 होगा। तो मतलब जितने भी एलिमेंट कोडोमेन वाले सेट में हैं उन सब के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि वो किसी ना किसी की इमेज है। तो हम सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं कि भैया फॉर ऑल बी ए, जो कि अगर बी क्रॉस के अंदर हैं अगर हैं तो वो ए बी में, ठीक है ना, ए बी होगा ही होगा। आगे बात समझ में, क्यों, क्योंकि इसको आप ऐसे समझो ना कि अगर ए क्रॉस बी, जस्ट इमेजिन ए क्रॉस बी अगर 1 2 आता है और 3 4 आता है तो यार बी क्रॉस ए पता है क्या होता है, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, बी क्रॉस ए होता है 2a और 4 3। समझ में बात, यानी कि अगर यहाँ पे 2 1 है तो उसका उल्टा 1 2 यहाँ पे एग्जिस्ट करता होगा, यहाँ पे अगर 4 3 है तो उसका उल्टा 3 4 एग्जिस्ट करता होगा। यही समझाना चाहता हूँ कि भाई जो भी ले लोगे यहाँ से ए क्रॉस बी में ये मिल जाएगा अपने आप, तो मतलब कुछ भी छूटेगा नहीं। तो मतलब फंक्शन ऑन टू है, और क्योंकि फंक्शन 1 1 था ऑन टू भी है तो बाइजेक्टिव भी। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के सोल्यूशन की। क्वेश्चन नंबर 9 में एक फंक्शन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और फंक्शन ऐसा है कि एफ ऑफ एन बराबर है एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 के अगर एन ऑड है, एन बाई 2 के अगर एन इवन है। हमें बोला गया है कि भाई बताओ कि जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है भी या नहीं है, और अपने आंसर को जस्टिफाई करो। तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है यार, कि ध्यान से देखो एफ ऑफ एक्स ये है, ये कब है, ऑड। अब ऑड में मान लो मैंने 1 लिया, एन बराबर 1, ठीक है, एन की वैल्यू मैंने 1 ले ली, तो क्या 1 एन बराबर 1 ऑड नंबर है? बिल्कुल। यहाँ रख के जरा देखना, एन की जगह 1 रखो तो 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, और 2 डिवाइड बाई 2 1 हुआ, ठीक है। अच्छा अगर मैं एन की वैल्यू 2 लूँ तो क्या 2 इवन है? बिल्कुल है। यहाँ पे 2 रखो तो 2 डिवाइड बाई 2 भी 1 आ गया। मतलब क्या हो रहा है कि मैं इस फंक्शन के अंदर एफ ऑफ 1 दिख रहा हूँ तो अभी मुझे इमेज 1 मिल रही है, इस फंक्शन की जगह 2 लिख रहा हूँ तब भी मुझे इमेज 1 मिल रही है। देख लो फिर से, 1 रखा तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 यानी 1 मिला, 2 रखा तो फिर ये वाला केस लगेगा कि 2 इवन है तो 2 डिवाइड बाई 2 फिर से 1 मिला। तो यहाँ पे मतलब क्या मैं 1 रख रहा हूँ या 2 रख रहा हूँ, इमेज सेम आ जा रही है दोनों की, तो 1 1 तो नहीं हो सकता। तो मैं क्या बोलूँगा, चेक कैसे करेंगे 1 1 के लिए, एफ ऑफ 1 लिखा तो एफ ऑफ 1 हो गया 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1, 2 लिखा तो एफ ऑफ 2 हो गया 2 डिवाइड बाई 2 यानी 1। तो मतलब 1 की इमेज 1 आ रही है, 2 की इमेज भी 1 आ रही है, तो एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 बराबर आ रहे हैं, दोनों चीज़ें बराबर आ रहे हैं, लेकिन 1 और 2 तो बराबर नहीं होते हैं। इसका मतलब फंक्शन 1 1 तो नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं है, क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं है कि 1 1 और ऑन टू चेक करो,
अगर हम थोड़ी चालाकी से देखें तो इसने पूछा बाइजेक्टिव है या कि नहीं, और अगर मुझे पता लग गया फंक्शन 1 1 नहीं है, फंक्शन इज नॉट 1 1, तो मुझे ऑन टू चेक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता। हालांकि मैं आपको करके दिखाऊंगा ऑन टू कैसे चेक करेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। बट मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर पेपर में आ जाए और यहाँ 1 1 के बारे में 1 2 के बारे में अलग से नहीं पूछा गया, सीधा बाइजेक्टिव के बारे में पूछा गया और क्वेश्चन में आ गया 1 1 तो नहीं है, अब यार ये ऑन टू हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, बाइजेक्टिव तो नहीं हो सकता क्योंकि 1 1 नहीं है। तो इसका आंसर हम यहाँ से भी दे सकते हैं कि बाइजेक्टिव तो नहीं है। बट फिर भी बहुत सारे बच्चे ये वीडियो में ये क्वेश्चन इसलिए सर्च किए होंगे कि उन्हें 1 1 तो प्रूव करना आता होगा, ऑन टू में दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं कि इसे ऑन टू कैसे चेक कर सकते हैं हम। देखो ठीक है, चेक करते हैं फॉर ऑन टू। यहाँ पे जो भी ठीक है फंक्शन की डेफिनेशन थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, तो यहाँ पे दो केस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जब n ऑड है तो एक अलग डेफिनेशन है फंक्शन की, जब n इवन है तो एक अलग डेफिनेशन है फंक्शन की। तो यहाँ पर देखो केस 1 में जब n ऑड है तो y बराबर क्या आएगा, n+1 डिवाइड बाई 2। ऐसे क्यों, क्योंकि f ऑफ x को y से रिप्लेस करोगे, n अगर ऑड होगा तो ये वाली डेफिनेशन लगेगी, यानी कि y बराबर हो जाएगा n+1 डिवाइड बाई 2। तो इसको अगर मैं यहाँ पे n को इन टर्म्स ऑफ y लिखना चाहूँ तो 2 इधर गया, यानी कि 2y +1 -1 में जाएगा, 2y -1 बराबर n हो जाएगा, यानी n की वैल्यू हो जाएगी 2y -1। अब देखो यार यहाँ पे जो अपना फंक्शन था, अभी हम सिर्फ केस 1 की बात कर रहे हैं। केस 1 मतलब जब यहाँ पे सिर्फ ऑड n लिए जा रहे हैं, जबकि y जो है वो यहाँ से आ रहे हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर। कंडीशन सिर्फ n पे लगी है, n ऑड है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अभी 1 3 5 7 पे गौर फरमाना। ठीक है, हालांकि 2 4 6 पे आएंगे अभी हम, पर अभी ऑड पे गौर फरमाओ, जितने भी ऑड नंबर हैं। मुझे एक बार बताओ, यहाँ पर कोई भी y ले लो, जैसे सारे नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4 सारे। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो मैं 1 के लिए चेक करता हूँ, तो अगर मैं y की जगह 1 रखूँगा तो 2 इंटू में 1 2 होगा, 2 में से 1 माइनस करोगे 1 ऑड नंबर ही आएगा। अगर मैं यहाँ पर 2 रख दूंगा y की जगह तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 अगेन 3 जो कि ऑड नंबर होता है। आप यहाँ से भी देख सकते हो ना, 2 इंटू वाई यानी कि 2 के टेबल में आ रहा है तो ये इवन है, इवन -1 ऑड बचेगा, यानी कि यहाँ पे आप कुछ भी रख दो y फर्क नहीं पड़ता, y को इवन ऑड कुछ भी रख दो, 2 इंटू वाई तो इवन होगा, इवन में से 1 माइनस करोगे ओवरऑल ऑड आएगा, वो किसके बराबर है, n के। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि y कुछ भी ले लो नेचुरल नंबर, जितने भी y आप नेचुरल नंबर कंसीडर कर सकते हो कंसीडर कर लो, जो 2y माइनस 1 आएगा वो ऑड ही आएगा। 2y इवन हुआ, उसमें से 1 घटाया ऑड हो गया, जो कि है n की वैल्यू। मतलब y को आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, 2y माइनस 1 ऑड ही होगा, जो कि है n के बराबर। तो हम कह सकते हैं फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट सम x, जो कि नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। क्यों, क्योंकि n यहाँ पे ऑड है, ऑड भी तो नेचुरल नंबर ही होता है। समझ में आ रही बात, हम कोई भी y रख रहे हो बस दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत किसको नहीं होनी चाहिए, नेचुरल नंबर को। तो भाई ऑड आ रहा है, n x ऑड आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने x लिख दिया, x की जगह ज़्यादा अच्छा रहेगा आप n लिखो, क्योंकि यहाँ पे n है। n क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो ऑड भी तो नेचुरल नंबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अगर मैं केस 2 की बात करूँ तो केस 2 में देखो जरा ध्यान से, इसको रिप्लेस करोगे y से, केस 2 में n को इवन कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी n/2। तो केस 2 में y की वैल्यू हो गई n/2, तो यहाँ से 2 को इधर ले आओगे, यानी n हो जाएगा 2y, 2 इंटू समथिंग करके आ रहा है n, मतलब n हमेशा इवन आएगा जब भी y कुछ भी ले लो आप, चाहे ऑड लो चाहे इवन लो। y को 1 लोगे 2 1 जा 2 तब भी 2 आएगा इवन, y को 2 लोगे 2 2 जा 4 तब भी इवन। मतलब y को आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, चाहे ऑड चाहे इवन, 2 इंटू वाई तो हमेशा इवन आएगा। मतलब फॉर ऑल y कोई भी नेचुरल नंबर ले लो आप, हमेशा एग्जिस्ट करता है सम x, जो कि इवन है इस केस में। ठीक है, हालांकि इवन नहीं भी लिखो तो भैया x की जगह यहाँ पे फिर से n लिखते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे n है वो नेचुरल नंबर में तो आ रहा है ना, इवन भी तो नेचुरल में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फाइनली फ्रॉम केस 1 केस 2 मिला के हम बोल सकते हैं कि जो y है आप कुछ भी ले रहे हो हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है n, जो कि डोमेन में है। ठीक है ना, यहाँ पे x को n से रिप्लेस कर लेना, हर बार वो n लिखने की x लिखने की आदत पड़ गई है ना, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक, मतलब y कुछ भी ले रहे हो उसके लिए कोई ना कोई n नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो फंक्शन ऑन टू है। ठीक है, तो अब देखो फिर से, हमसे हालांकि 1 1 ऑन टू पूछा नहीं था, हमसे पूछा था बाइजेक्टिव है कि नहीं, तो फाइनल आंसर वही आएगा, फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 1 था ही नहीं,
अब ऑन टू हो भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, ऑन टू हो भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, पहले 1 1 था ही नहीं, जब हमने पहले चेक किया था वहाँ पे 1 1 नहीं आया था, तो इसीलिए फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें दिया गया है शुरुआत में भाई एक सेट है, सेट ए। सेट ए क्या है, रियल नंबर में से बस 3 हटा दो। सेट बी क्या है, रियल नंबर में से 1 हटा दो। फंक्शन है ए टू बी डिफाइंड। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स बाई एक्स माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री। कह रहा है कि क्या ये 1 1 है, क्या ये 1 2 है, अपने आंसर को जस्टिफाई करो। चलो देखते हैं, ए ये रहा, बी ये रहा, एफ ए टू बी डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स है इसके बराबर। सबसे पहला स्टेप 1 1 चेक करने के लिए क्या होता है, फॉर ऑल x1 x2 जो कि ए को बिलोंग कर रहे होंगे, मान लेते हैं कि एफ ऑफ x1 बराबर आ रहा है एफ ऑफ x2 के, तो फिर x1 पुट करोगे तो x को रिप्लेस कर दोगे x1 से, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पे लिख दो। x2 की वैल्यू, एफ ऑफ x2 की वैल्यू के लिए क्या करोगे, x को रिप्लेस कर दोगे x2 से, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पे लिखोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x1 x2 देखो बराबर आ रहा है कि नहीं, तो x1 इंटू x2 x1 x2 हो गया, x1 इंटू माइनस थ्री ये हो गया, माइनस टू इंटू x2 ये हो गया, माइनस टू इंटू माइनस थ्री प्लस सिक्स हो गया। ऐसे इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, x1 x2 ये रहा, x1 इंटू माइनस टू x1, माइनस थ्री इंटू x2 ये रहा, माइनस थ्री इंटू माइनस टू प्लस सिक्स। ठीक है, फिर अगले स्टेप में देखोगे तो प्लस सिक्स से प्लस सिक्स कट जाएगा, x1 x2 से x1 x2 कट जाएगा। ठीक, माइनस थ्री x1 और ये माइनस टू x1 इधर प्लस में आएगा, प्लस टू x1, क्या बचेगा माइनस x1। और इसी तरह से माइनस थ्री x2 और ये इधर जाएगा प्लस टू x2 में, तो यहाँ बचेगा माइनस x2। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x1 x2 बराबर आ गया, फंक्शन इज 1 1। चेक करते हैं ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू के लिए क्या करते हैं भैया, जो ये एफ ऑफ एक्स है पहले वाई से प्लेस कर दो, तो वाई की वैल्यू आ गई है ना। अब क्या करेंगे, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई कैसे लेके आओगे, पहले इस चीज़ को इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, तो यहाँ से वाई इंटू एक्स एक्स वाई हो गया, माइनस थ्री इंटू वाई माइनस थ्री वाई हो गया, इस तरफ एक्स माइनस टू बच गया। एक्स को एक तरफ लेके आना, तो एक्स इस टर्म के पास है, इस टर्म के पास है, इनको एक तरफ कंबाइन करो, ये रहा और एक्स आया माइनस में। ठीक है, अच्छा माइनस थ्री वाई इधर गया प्लस में, माइनस टू पहले से था, एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया एक्स, यहाँ बचेगा वाई, और यहाँ कॉमन लेने के बाद माइनस वन, ये चीज़ अपनी जगह है। अगले स्टेप में एक्स बराबर ये चीज़ कहाँ चली गई, डिवाइड में, हालांकि ये सब तो आपको आता ही होगा। अब यहाँ पे काम वाली बात सुनो, काम वाली बात ये है कि अगर फंक्शन यहाँ से यहाँ डिफाइंड है, वाई हम यहाँ से ले रहे हैं, एक्स यहाँ से ले रहे हैं, तो वाई कहाँ से आया, यहाँ से। ठीक है, ये क्या चीज़ है, देखो ध्यान दो, फंक्शन ए टू बी डिफाइंड था। ठीक है, और जो बी है वो क्या है, जो बी है वो है आर माइनस वन, और ए क्या है आर माइनस थ्री, है ना। यानी कि ध्यान से देखना, जो ये सेट है ए, ये है रियल नंबर में से थ्री माइनस कर रहे हैं, और जो ये सेट है बी, इसमें से रियल नंबर में से वन माइनस कर रहे हैं। मैंने कहा वाई इस सेट से आता है, यानी रियल माइनस वन, तो यहाँ पे वाई को अगर मैं वन पुट करूँगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, वन माइनस वन जीरो, वो नहीं पुट करना। अब वन के अलावा, वन तो वैसे भी नहीं है को डोमेन वाले सेट में, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वाई को डोमेन वाले सेट में अगर बिलोंग करता है, यानी रियल नंबर है वन के अलावा, तो वन के अलावा कोई भी रियल नंबर पुट करो यहाँ पे, आप जो वैल्यू आएगी यानी एक्स की, वो रियल नंबर ही होगी। थ्री नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि नीचे थ्री आ रहा है, तो थ्री तो वैसे भी नहीं है ना, एक्स देखो नीचे आ रहा है, यहाँ थ्री माइनस थ्री जीरो हो जाएगा अनडिफाइंड, तो थ्री तो वैसे भी नहीं है ना डोमेन वाले में जहाँ पे एक्स बिलोंग करता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब वाई को हम कुछ भी रख रहे हैं, एक्स जो भी आएगा वो इस सेट को ही बिलोंग कर रहा है। थ्री से दिक्कत थी तो भैया थ्री यहाँ से दिक्कत थी, तो थ्री पहले से हटा हुआ है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि हम कोई भी वाई ले यहाँ पे आंख बंद करके, एक के अलावा एक्स कोई दिक्कत नहीं है, एक्स डोमेन वाले सेट में ही लाई कर रहा है। ठीक है, रियल नंबर ही तो आएगा यार, वन पुट करोगे दिक्कत होगी, वन के अलावा कुछ भी वाई पुट करके देखो रियल नंबर ही आएगा, तो रियल नंबर एक्स है ना। ठीक है, तो मतलब क्या, हर वाई के लिए एक्स एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो मतलब फंक्शन ऑन टू है। तो फाइनली हम कह सकते हैं यस, फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू, दोनों है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद भी कर सकते हो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से देखा था तो। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है फंक्शन आर टू आर डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स एक्स की 4 है, करेक्ट आंसर चूज करो। ठीक है, अब क्योंकि मैंने आपको 2 बहुत अच्छे से समझाया था, तो यहाँ पे आप देखोगे तब भी समझ आ जाएगा कि भाई एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है, मान लेते हैं ये दोनों रियल नंबर में है, तो एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू के बराबर है।
x1 पुट करोगे x की पावर 4 x1 की पावर 4 मिल जाएगा, ये पुट करोगे ये मिल जाएगा। क्योंकि पावर यहाँ पे इवन है तो प्लस माइनस के साथ जाएगा। अब प्लस माइनस के साथ है तो रियल नंबर में माइनस एग्जिस्ट करता है, तो मतलब कि ये नॉट ऑलवेज इक्वल वाला केस आएगा। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे क्योंकि x1 बराबर x2 नहीं आया कुछ केसेस में, तो मतलब ये 1 1 तो नहीं होगा। ठीक है, अब 1 1 नहीं है, ऑन टू है कि नहीं, नहीं, क्योंकि x की पावर 4 करोगे इवन है तो हमेशा एक कभी भी नेगेटिव तो नहीं आएगा, कहने का सीधा सा मतलब है नेगेटिव तो नहीं आएगा भाई। यानी कि y जब भी नेगेटिव लोगे तो उसके लिए कोई x नहीं मिलेगा कि x की पावर 4 रख के नेगेटिव आ जाए, ऐसा होता ही नहीं। लेकिन यहाँ पे y वाले सेट में नेगेटिव नंबर भी तो है, क्योंकि y वाले सेट में भी तो रियल नंबर है। तो मतलब y वाले सेट में जहाँ से y आ रहा है वहाँ पे नेगेटिव नंबर है, लेकिन वो किसी की इमेज नहीं बन पाएंगे, क्योंकि कोई भी x पुट करोगे वो कभी नेगेटिव नहीं देगा, तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो यानी कि 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी, ये ना तो 1 1 है ना तो ऑन टू है। समझ में आ गया? ऐसे अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर ले हम, तो इसमें एफ ऑफ एक्स क्या है? 3x के करेक्ट आंसर चूज करना है। तो जब आप एफ ऑफ एक्स 3x ले रहे हो तो एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 बराबर रखो। ठीक है, तो ये देगा 3x1, ये देगा 3x2, 3 से 3 कट गया, यानी कि ये दोनों बराबर आ गए, तो फंक्शन 1 1 तो है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन अब तक कर चुके हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो भी एफ ऑफ एक्स इसको y से रिप्लेस करो तो y बराबर हो जाएगा 3x। ठीक है, तो यहाँ पे x इन टर्म्स ऑफ y x बराबर क्या हो जाएगा? 3 डिवाइड में जाएगा नहीं y/3। अब मुझे बताओ y को कोई भी रियल नंबर रख लो, आप y को कोई भी रियल नंबर रख लो, रियल नंबर बाई 3 एक रियल नंबर ही आएगा, नहीं x हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है ना। x y के रियल नंबर होने से x अनडिफाइंड वगैरह तो नहीं हो रहा, इससे बाहर तो नहीं जा रहा। तो हम बोलेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, y/3 भी r के बिलोंग करता है, और y/3 तो x है, मतलब x r को बिलोंग करता है। यानी जितने भी y r को बिलोंग करेंगे हमेशा उनके लिए कोई ना कोई x बैठा रहेगा रियल नंबर के पास, तो फंक्शन ऑन टू है। तो मतलब क्या फंक्शन 1 1 है, फंक्शन ऑन टू है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ए में बोला गया फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको क्लास 12 की मैथ्स बिल्कुल डीप लेवल पर पढ़नी है बेहतरीन तरीके से, तो आप कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स ले सकते हो। यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। ये CBSE प्लस अदर बोर्ड जहाँ पर भी NCERT फॉलो होती है उन सभी के लिए मैंने बनाया है। बहुत ही मेहनत से, बहुत ही तरीके से बनाया गया कोर्स है। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PDF नोट्स सब मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।